Hello guys, today I will discuss about metallocene, which is related with the organometallic compounds. Before discussing about metallocene, first of all we have to learn about organometallic compound. जब तक हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में नहीं जानते हैं तब तक हम मेटलोसिन के बारे में नहीं समझ सकते। तो सिंपली देखा जाए तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता क्या है कि जिसमें मेटल एटम डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो सिंपली इसमें कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और मेटल जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन we can say that organometallic compounds are those in which central metal atom are bonded directly to carbon atom of hydrocarbon radical or molecules. This is directly bonded to the radicals or molecules. This may be anyone. And the term metal includes all those elements which are less electronegative than carbon. जो इसेंशियल कंडीशन होता है ये होना चाहिए कि कार्बन से लेस मेटल होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव के फॉर्म में। कभी कभी जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में इसे यूज़ किया जाता है। जैसे अगर किसी मेटल से कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो तो वो भी कार्बोनिल या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, मेटल कार्बाइड्स, मेटल साइनाइड, ग्रेफाइट कंपाउंड्स, एल्बॉक्साइड्स, ये सब जो हैं ये इनको जो है कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इन्हीं को इंक्लूड किया गया है, जैसे आयरन के कंपाउंड, क्रोमियम के कंपाउंड, वेनेडियम के कंपाउंड, टाइटेनियम के कंपाउंड, निकिल के कंपाउंड। ये जो मेटल बाइंडिंग क्रिएट करते हैं कार्बन के साथ, इन्हीं को इंक्लूड किया गया है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। तो अगर हम क्लासिफिकेशन के बेस पर देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो लगभग कई तरह से उसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस्ट क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का वो उसके हेप्टिसिटी के बेस पर किया गया है। तो सिंपली हेप्टिसिटी क्या होती है अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज first of all it is classified in ionic organometallic compound। तो आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होता है कि ऑर्गेनिक ऐसे जो है मेटेलिक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हमारे जैसे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स, दे आर बॉन्डेड विद द कार्बन एटम। That is, this type of includes organometallic compound of highly electronegative metals such as alkali metals, alkaline earth metal, lanthanide and actinides. The stability of ionic organometallic compounds increases with increase in stability of carbon ion, and accordingly their reactivity decreases in the same order. Like this they are classified. So we can say that the ionic organometallic compound either they are sigma bonded or they are pi bonded, both. If they are sigma bonded then they are known as sigma bonded organometallic compound. If they are pi bonded then they are known as pi bonded covalent organometallic compound, and so on like this somewhat. So on the basis of sigma bonded type of organometallic compound, in this type carbon is attached to metal by normal sigma bond। इसमें होता क्या है कि कार्बन जो है नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल से अटैच्ड होता है। और कैसे अटैच्ड होता है? 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू होता है। जनरली p ब्लॉक एलिमेंट्स एंड सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, जैसे हमारा ट्राई अल्काइल बोरान है, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम है,
या ट्राइअल्काइल सिलिकॉन है, टेट्राइल्काइल लेड है। इस तरह से जो हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं उसमें जो है सिग्मा बॉन्डेड के थ्रू मेटल जुड़ा हुआ होता है। और कुछ हमारे बाइनरी एल्काइल्स ऑफ नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल देन that of transition elements because binary alkyl or aryl of transition elements are coordinatively and electronically unsaturated, जिसको हम कोऑर्डिनेटिवली या इलेक्ट्रॉनिकली अनसेचुरेटेड कहते हैं। जैसे हमारा हेक्सा एल्काइल टंगस्टन है, पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज, मिथाइल पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज है हमारा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इन केस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कि जो सिग्मा बॉन्डेड के थ्रू मेटल से जुड़े हुए थे। चूँकि हम इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप इसे बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ चुके हो, सो वी हैव गिव ओनली outline about this. And the third, the pi bonded covalent organometallic compound. This type includes organometallic compound of transition element with unsaturated organic group like ethylene, acetylene, benzene, cyclopentadienyl etc. यानी इसमें इस तरह की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं जिसमें पाई बॉन्ड अवेलेबल होता है, और सिग्मा बॉन्डेड वाले में ऐसे लिए जाते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल। तो जनरली सिग्मा बॉन्ड तो सब में अवेलेबल होता है। तो देखा जाए तो इस तरह से जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम एंड द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड, जो हमारा ऑर्गेनिक लिगेंड है उनके बीच में और जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है मेटल का, उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है और इस इंटरेक्शन के थ्रू उनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस तरह से पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद क्या आता है, जो टाइप्स है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विथ ब्रिज मल्टी सेंटर बॉन्ड्स। बहुत सारे आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखे होंगे कि जिसमें ब्रिज सेंटर्ड मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कि जैसे जिसे हम कह सकते हैं कि ब्रिज है लिगेंड्स। जैसे कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेटल्स को ब्रिज के थ्रू बाइंड अप करते हैं। यानी इन दिस टाइप इंक्लूड इन विच टू सेम और डिफरेंट मेटल आर अटैच्ड टू एल्काइल और एराइल ग्रुप। इसमें दो या दो से अधिक मेटल जो है एल्काइल या एराइल ग्रुप से अटैच्ड हो सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन दिया जाए डाई मिथाइल बेरिलियम का और हेक्सामिथाइल एल्यूमिनियम का या फिर हेक्साफिनाइल एल्यूमिनियम का, दे आर ब्रिजिंग लिगेंड इन ब्रिजिंग फॉर्म। जैसे डाई अल्काइल बेरिलियम अबाउट 10, अगर हम इसको इस तरह से लिखा जाए, सपोज दैट समवॉट कुछ इस तरह से लिखें, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ है CH3 टेकन ट्वाइस एंड होल टेकन N। तो यहाँ N is the number of alkyl group and also the beryllium atom. So here you see that this is the beryllium, this is beryllium, and now here alkyl group also here alkyl group, this is bonded like this. This is the bridge type atom, somewhat this. In the same में इसी तरह से हमारा एल्यूमिनियम भी होता है। एल्यूमिनियम में देखिए, इन दिस केस ऑफ एल्यूमिनियम like this, here this formation is taken place. So there are so much compounds which form bridging between the metal and organic compound, so they are called electron deficient. In such cases the electrons are donated to the metal by the carbon. इसमें जो है कार्बन के द्वारा मेटल को इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किया जाता है लाइक दिस। लेकिन इन सब में जो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हेप्टिसिटी,
हेप्टिसिटी के आधार पे होता है। तो हेप्टिसिटी जनरली होता क्या है? हेप्टिसिटी इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक लिगेंड्स। Hapticity are the number of carbon atoms of an organic ligand which are directly attached या closely associated with the metal in an organometallic compound is called the hapticity of the organic group। उसे जो है hapticity of ऑर्गेनिक ग्रुप कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ट्राई कार्बोनिल मेटल। अब यहाँ मान लीजिए अगर एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए, इस तरह से ये लिगेंड जोड़ दिया जाए, तो यहाँ देखिए एक ही कार्बन अटैच्ड है इस मेटल से, एक कार्बन। तो जब एक ही कार्बन अटैच्ड है इस मेटल से, तो इसका मतलब हुआ कि इस लिगेंड की जो हेप्टिसिटी है वो 1 होगी। और अगर मान लीजिए जैसे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन जोड़ दें इससे, तो इसकी हेप्टिसिटी क्या हो जाती है? 2 हो जाती है, कि इसमें 2 कार्बन आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम एलाइल ग्रुप जोड़ दें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो है इसमें देखिए कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो इसलिए इसकी हेप्टिसिटी क्या हो जाती है? 3 हो जाती है। तो आइए हम इसको एक डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि हेप्टिसिटी जो है होती क्या है मॉलिक्यूल्स की। तो इस तरह से मेटैलोसिन जो है वो एक टाइप का हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और इस टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में स्पेशली होता क्या है कि साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन 2 मॉलिक्यूल्स जो है, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं CP से भी, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन को, ये बाउंड अप होता है, बाइंडेड होता है मेटल से। स्पेशली कौन से मेटल? यहाँ मेटल कोई भी हो सकता है, आयरन लेते हैं, यूरेनियम लेते हैं, वेनेडियम लेते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल दे आर क्लासिफाइड इनटू, दे आर called by different IPAC names. So but actually metallocene are those type of organometallic compounds in which 2 cyclopentadienyl anion is bind up with metal in parallel position. Here you see that this is bind up with parallel position and metal is in its second oxidation state. मेटल जो होता है वो अपने सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। एंड बोथ द साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन इज अटैच्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म ए सैंडविच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यू विल हैव seen a sandwich. In that cases 2 cyclopentadienyl structures, one this and other this, are taken one above to each other and the metals are bonded between these. So if you come to close these 2 rings, then you see that metals are completely pressed between them. So this form a sandwich type of structure. So we can also say that the metallocene are also known as sandwich compound. metallocene को हम sandwich compound भी कहते हैं। तो जनरली होता क्या है कि इन जनरल नेम metallocene is derived from ferrocene, स्पेशली इसे हम फेरोसिन से ये जो है फेरोसिन से डिराइव किया गया है, और जिसे C5H5 ट्वाइस Fe या Cp2Fe से डिनोट करते हैं। और इसका जो नेमिंग होता है वो 20N ईटा 5, यहाँ ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन सेकेंड अकॉर्डिंग टू दियर IPAC डेफिनेशन। I will discuss about eta 5 or eta 2, eta 3, eta 1 and so on. This is called hapticity of that molecule. तभी हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में कि ये ईटा होता क्या है। Metallocene contains a transition metal and 2 cyclopentadienyl ligands coordinated in a sandwich structure. That is, 2 cyclopentadienyl anions are in parallel planes with equal bond length and strength.
दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है या इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है, दे आर नॉट डिफर फ्रॉम वन अनदर. सो ओके, आई विल डिस्कस अबाउट द हेप्टिसिटी ऑफ मेटालोसिन इन डिटेल. तो कि आइए देखते हैं कि हेप्टिसिटी होती क्या है, इसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है. तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू या क्लोजली एसोसिएटेड विद metal in an organometallic compound is called the hapticity of the organic group. वो उस ऑर्गेनिक ग्रुप की हेप्टिसिटी कही जाती है. यानी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है और जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, वही जो है उसकी हेप्टिसिटी होती है. इन अदर वे में हम कह सकते हैं कि हेप्टिसिटी इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड टू ए मेटल सेंटर वाया एन अनइंटरप्टेड एंड कंटिग्यूअस सीरीज ऑफ एटम्स. कंटिग्यूअस सीरीज ऑफ एटम्स, दिस इज नॉट अनइंटरप्टेड. या द हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड इज डिस्क्राइब्ड बाय ए ग्रीक लेटर ईटा. हियर यू सी दैट दिस terms has been come here. The term is eta. This is the Greek letter eta, and this eta stands for eta 2. Suppose that described a ligand that coordinates through two contiguous atoms. This is two contiguous atoms. What two contiguous atoms? This is the organic compound. Organic compound. Okay. In general, the eta notation only applies when multiple bonds are coordinated. Otherwise, K notation is used. Here are two notations which have been used in organometallic compounds to explain the properties of structure of metallocene. That is eta and K. K notation is used. K notation वहाँ पर यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स के थ्रू न जुड़े हों हमारे लिगेंड. तो इस तरह से तो आपने लिगेंड के बारे में पढ़ा होगा कि लिगेंड जो होता है ये ऐसे ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड की, स्पेशली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऐसे ग्रुप या इनऑर्गेनिक वे में देख लीजिए तो ऐसे ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं किससे, मेटल, सेंट्रल मेटल से. किस तरह से अटैच्ड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड थ्रू मेटल एटम. उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन हुआ रहता है. और ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, लिगेंड जो है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है मेटल को, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ रहता है, और इस तरह से वो जो है एक दूसरे से बाइंड अप रहते हैं. तो इस केस में होता क्या, इफ द लिगेंड कोऑर्डिनेट्स थ्रू मल्टीपल एटम्स आर नॉट कंटिग्यूअस, then this is considered denticity. Here another new terms has been come in this topic. This is the denticity. You have not be confused between these two terms, hapticity and denticity. कि आपको सिर्फ ये देखना है कि कब हम हेप्टिसिटी कहेंगे, कब हम डेंटिसिटी कहेंगे. हेप्टिसिटी स्पेशली स्टैंड्स फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाइंड अप होता है सेंट्रल एटम से यानी मेटल एटम से. और डेंटिसिटी में क्या होता है कि इसमें जो है कंटिग्यूअस जो है पाई बॉन्ड नहीं होता, यानी अनसेचुरेटेड या मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता, तो इसे हम डेंटिसिटी कहते हैं. अभी हम आगे पहले हम हेप्टिसिटी एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद हम डेंटिसिटी के बारे में बताएंगे आपको. तो इस तरह से द हेप्टिसिटी इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ ए ग्रुप ऑफ कॉन्टिग्यूअस एटम ऑफ लिगेंड आर कोऑर्डिनेटेड टू सेंट्रल एटम. यानी क्या डिफाइन करता है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिक ग्रुप जो है वो
कॉन्टिग्यूअस रहता है किसके थ्रू, सेंट्रल या मेटल एटम के थ्रू अटैच रहता है लिगेंड के फॉर्म में। तो लिगेंड हमारा कई होते हैं, आयनिक, एनायनिक, आयनिक में कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स भी होता है। सो ऑल दीज केसेस। तो आइए इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हेप्टिसिटी के आधार पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया है। तो अगर लिख दिया जाए ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 4, ईटा 5, ईटा 6 एंड सो ऑन लाइक दिस, व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर दैट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। स्पेशली अगर ये देखा जाए तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए 1 से 8 तक, 1 से लेकर के 8 तक जो है हेप्टिसिटी को आइडेंटिफाई किया गया है। नियर अबाउट मीन्स कि 1 कार्बन से लेकर के एक्चुअली 8 कार्बन तक वो मेटल एटम से अटैच्ड हो सकता है अकॉर्डिंग टू हेप्टिसिटी। Thus, the hapticity of organic ligand is denoted by eta power n। यहाँ दिखाया गया eta power n। Eta power n stand for, here you see that this is the eta power n. N stands for the number of carbon atoms of the ligand attached with the metal। ये n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम को एक्सप्लेन करता है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जैसे लिख दिया जाए ईटा 1, तो 1 का मतलब दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, यानी ये एक कार्बन एटम उस मेटल से जुड़ा हुआ है, इस तरह से। ओके, दस ऑर्गेनिक लिगेंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर हेप्टिसिटी। तो ये सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है कि जिसमें हम जो है ऑर्गेनिक लिगेंड्स को, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को उनके जो है हेप्टिसिटी के आधार पर जो है क्लासिफाई करें। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो पार्ट आता है हेप्टिसिटी का वो होता है मोनोहेप्टो। मोनोहेप्टो इसे ईटा 1 से डिनोट करते हैं। तो मोनोहेप्टो टाइप लिगेंड्स क्या होते हैं, हम इन्हें कैसे पहचानेंगे उस मॉलिक्यूल में कि कौन से हमारे लिगेंड्स जो है मोनोहेप्टो हैं। तो मोनोहेप्टो मीन्स द ऑर्गेनिक लिगेंड हुज ओनली 1 कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल एटम आर कॉल्ड मोनोहेप्टो लिगेंड्स। तो इस तरह से अगर हेप्टिसिटी को देखा जाए तो सबसे पहला आपका मोनोहेप्टो, जिसे हम ईटा 1 लिगेंड भी कहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इससे। The organic ligand whose only 1 carbon atom is directly attached to the metal atom are called monohepto ligand। जैसे इसमें आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि हमारा एल्काइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, एसाइल ग्रुप है। एसाइल ग्रुप एक ही कार्बन है इसमें, लाइक दिस यहाँ से जुड़ा हुआ है। या फिर एलाइल ग्रुप है, अगर यहाँ से बाइंड अप है तो इधर से बाइंड अप है तो नहीं, इधर से यहाँ से अगर बाइंड अप है एट दिस पोजीशन यहाँ से, तो ये जो है मोनोहेप्टो कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे CO टेकन 5 MnCH3। तो आप देख सकते हैं कि पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज में एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो हेप्टिसिटी होगी वो कितनी होगी, 1, यानी हेप्टिसिटी ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप इज 1, 1। ओके, सेकेंड देखिए डाईहेप्टो, इसे हम ईटा 2 लिगेंड्स कहते हैं। तो ईटा 2 लिगेंड्स में स्पेशली क्या होता है कि द ऑर्गेनिक लिगेंड्स whose 2 carbon atoms are closely associated with the metal atom are called डाईहेप्टा लिगेंड। इसे जो है डाईहेप्टा कहा जाता है। जैसे देखिए एल्कीन, एल्कीन में 2 कार्बन है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड से ज़्यादा है, या इसके अदर ग्रुप्स जो हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, 2 कार्बन हो। तो एक यहाँ जीसस साल्ट्स दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ एल्कीन जो है ये प्लेटिनम से स्पाई बॉन्ड के थ्रू यहाँ अटैच्ड है। तो इसलिए इस एल्कीन की जो हेप्टिसिटी होगी कितनी होगी, 2। दिस इज हेप्टिसिटी ऑफ दिस जीसस साल्ट इज 2।
यहाँ पे इसकी हेप्टिसिटी 2 होती है। ओके, इसी तरह से अगर हम ट्राई हेप्टो पे आते हैं तो ट्राई हेप्टो में होता क्या है कि जब 3 कार्बन एटम्स यानी 3 कार्बन एटम्स टाइप ऑफ लिगेंड्स आर डायरेक्टली आर क्लोजली रिलेटेड विद द मेटल एटम, अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं मेटल एटम से तो इसे हम ट्राई हेप्टा कहते हैं, ईटा 3 कहते हैं, ईटा पावर 3। अब जैसे यहाँ देख लीजिए एलाइल ग्रुप दिया गया है, तो यहाँ एलाइल ग्रुप में यहाँ ये कंजुगेशन दिखाया गया है कि ये डबल चूंकि है, ये पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव यहाँ डिफिशियंसी होगी तो ये पाई बॉन्ड मूव करेगा यहाँ, यानी पाई बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में दिखाया गया है कि ये पूरा कार्बन 1 2 3 तीनों का तीनों कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कंटेन कर सकता है। तो यहाँ इसके एग्जांपल में देखा जाए टेट्रा कार्बोनिल मैग्नीज में कि टेट्रा कार्बोनिल मैग्नीज में देखिए तीनों कार्बन एलाइल के हैं और ये बाइंड है इस मेटल से, मैग्नीज से, तो इसलिए इस एलाइल की जो हेप्टिसिटी होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, लाइक दिस। ओके, लेकिन इसमें एक कंडीशन अभी हमने आपको पीछे बताया कि अगर एलाइल ग्रुप का जो है ये कार्बन यानी यहाँ बॉन्ड ना हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ डैश लगा दिया जाए समवॉट लाइक दिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से लगा हुआ है, यानी इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये देखिए ये रिएक्टिव सेंटर, यानी ये जो एलाइल ग्रुप है ये किधर से जुड़ा, यहाँ से जुड़ा, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो, सिग्मा बॉन्डेड। अभी हमने पीछे क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में दोनों तरह से जुड़ सकते हैं, पाई बॉन्डेड थ्रू के भी जुड़ सकते हैं और सिग्मा बॉन्डेड के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ जब ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है तो यहाँ पर इसकी हेप्टिसिटी चेंज हो जाती है, तो हेप्टिसिटी चेंज होती है तो एक्चुअल में एलाइल की जो हेप्टिसिटी होती कितनी होती है, 3, लेकिन जब ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है तो यहाँ पर देखिए हेप्टिसिटी इसकी 1 हो जाती है, चूँकि यहाँ पर एलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में आप देख सकते हैं कि एलाइल ग्रुप की जो है हेप्टिसिटी 1 है। इसी तरह से 4 टाइप है हमारा टेट्रा हेप्टो। टेट्रा हेप्टो में इसे हम ईटा 4 लिगेंड्स का टाइप भी कहते हैं। इस केस में होता क्या है कि 4 कार्बन एटम्स आर क्लोजली रिलेटेड विद द मेटल, 4 कार्बन एटम्स, यानी हमारा जो लिगेंड होगा उसमें एटलीस्ट 4 कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड्स होगा। जैसे ये देखिए साइक्लोब्यूटाडाइन का, तो साइक्लोब्यूटाडाइन के केस में क्या होता है कि डबली बॉन्डेड, तो आप देख सकते हैं ये भी यहाँ जा सकता है, ये भी यहाँ जा सकता है, तो चारों कार्बन्स क्या हैं, ये मल्टीपल बॉन्डेड है चारों कार्बन। तो इस तरह से अगर इनका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से बन सकता है, इस तरह से, और ये फिर बाइंड अप होता है किससे, मेटल के साथ। तो यहाँ ट्राई कार्बोनिल आयरन में देखिए ये है मेरा साइक्लोब्यूटाडाइन, दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइन, तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन यहाँ ट्राई कार्बोनिल आयरन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। द हेप्टिसिटी ऑफ दिस साइक्लोब्यूटाडाइन इज 4। हमारा अगला नेक्स्ट नंबर है पेंटा हेप्टो, ईटा 5। तो ईटा 5 में जैसे हमने पीछे आपको समझाया कि ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 4 होता है, उसी तरह से ईटा 5 मीन्स होता है कि 5 कार्बन एटम, यानी जो कंटिन्यूअस अटैचमेंट होगा मेटल का लिगेंड के साथ वो कैसा होगा, 5 कार्बन एटम्स उसमें अटैच्ड होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल यहाँ लिया गया है, साइक्लोपेंटाडाइनिल, तो C5, हियर यू सी दैट दिस इज C5 साइक्लोपेंटाडाइनिल। तो जो मेटेलोसिन केस आता है हमारा, जो सिंपली फेरोसिन जिसे कहा जाता है, ये यहीं से शुरुआत होती है इसकी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी हेप्टिसिटी जो होती है कितनी होती है, 5 होती है, 5।
तो अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात आती है तो वो पावर अलग हो जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पावर टू डोनेट दी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कि कुछ जो है 2 करते हैं, कुछ 4 करते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ 6 करते हैं, और इसी बेस में जो है उनको अलग किया गया है। तो यहाँ 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल है, तो इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे एक्चुअली, बिकॉज दिस इज नंबर इज़ 5। व्हाट डू यू मीन बाय 5? ये जो सर्कुलरिटी होगी ये 5 कार्बन पर होगी, अवेलेबिलिटी जो होगी 5 कार्बन पर होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन कितना होगा, नियर अबाउट 10 के करीब हो जाएगा, 10। नेक्स्ट है आपका हेक्सा हेप्टो ईटा 6 टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो हेक्सा हेप्टो टाइप ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं, जिसमें 6 कार्बन एटम मोस्टली, एटलीस्ट 6 कार्बन एटम्स आर क्लोजली अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम 6 कार्बन, जैसे 6 कार्बन बेंजीन, बेंजीन का एग्जांपल देखिए जिसमें 6 कार्बन है। तो ये बेंजीन, 2 बेंजीन मालिक्यूल को अगर यहाँ क्रोमियम से जोड़ दिया जाए, दिस इज क्रोमियम सेंट्रल एटम Cr, दिस इज क्रोमियम, स्पेशली इंडिकेट क्रोमियम। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 6। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि यहाँ भी 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, हेप्टिसिटी 12 होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चूँकि ये डाई फॉर्म में है, डाई बेंजीन है ना, जिसको हम बिस बेंजीन कहते हैं ना, तो ये 2 बेंजीन मालिक्यूल है, तो सिंपली एक ही मालिक्यूल को जो है यहाँ आइडेंटिफाई करके उसके नंबर्स को यहाँ पे डिनोट किया जाता है ईटा पावर 6 में। तो इस तरह से अगर आप देखा जाएगा तो 6 यहाँ 12 हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं, दिस इज 6 ओनली। इसी के क्रम में आता है आपका नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं हेप्टा हेप्टो ईटा पावर 7। तो ईटा 7 में क्या होता है, ये ट्रोपोलियम ग्रुप होता है। ट्रोपोलियम ग्रुप आर साइक्लोहेप्टाट्राइनिल ग्रुप। साइक्लोहेप्टाट्राइनिल ग्रुप आप ट्रोपोलियम आयन अगर पढ़े होंगे तो इसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिला होगा, ऐसे यहाँ डबल डबल डबल। अगर इसे हमें ट्रोपोलियम एनायन बनाना हो या ट्रोपोलियम कैटायन बनाना हो तो ये देखिए ट्रोपोलियम कैटायन फॉर्मेशन हो गया, ये ट्रोपोलियम कैटायन। तो ये एक्चुअल में ट्रोपोलियम ग्रुप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ 7 जो है, इसमें 7 कार्बन एटम लगे हुए हैं। तो चूँकि अगर यहाँ हम पॉजिटिव कर देते हैं तो इसकी जो रेजोनेंस कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि अगर इस ग्रुप को यहाँ पे किया जाए तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन यहाँ पे समवॉट ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम निगेटिव करते हैं तो आप देख सकते हैं निगेटिवली चार्ज्ड, तो ये क्या होता है, निगेटिव ये यहाँ आया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और इस तरह से देखिए क्या होता है, पूरा कार्बन एटम जो है कंटिन्यूअस रेजोनेंस स्टेबलाइज फॉर्म में लगा हुआ रहता है। तो 7 कार्बन इसमें कहाँ आ जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड हो जाते हैं। तो इसलिए जो ट्रोपोलियम एनायन, जिसको हम साइक्लोहेप्टाट्राइनिल एनायन भी कहते हैं, ये जो है जब मेटल से अटैच्ड हो, ये जब मेटल से अटैच्ड हो तो हम कहते हैं कि इस लिगेंड की हेप्टिसिटी जो होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। जैसे यहाँ एग्जांपल दिखाया गया है कि ईटा 7 ट्राई कार्बोनिल हेप्टाट्राइनिल मोलिब्डेनम, ये देखिए दिखाया गया है ईटा 7 ट्राई कार्बोनिल, यहाँ ट्राई कार्बोनिल मोलिब्डेनम साइक्लोहेप्टाट्राइनिल जो है ये है, इसकी हेप्टिसिटी जो है यहाँ पे 7 है। ओके, अब लास्ट नंबर 8 नंबर है। चूँकि हमने पीछे आपको बताया कि हेप्टिसिटी जो है वह 1 से 8 कार्बन के बीच में ज़्यादातर ये आइडेंटिफाई की जाती है। तो लास्ट है आपका ऑक्टा हेप्टो, जिसे ईटा 8 लिगेंड्स, ऑक्टा हेप्टो ईटा 8 लिगेंड्स टाइप
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या मेटलोसिन कंपाउंड, तो जिसमें C8H8 डाई एनायन यहाँ पर आप देख सकते हैं लिया गया है, तो इसको साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाई एनायन कहते हैं। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाई एनायन, यानी इसमें क्या होगा कि 8 कार्बन वाला रिंग जुड़ा होगा लाइक दिस, ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 डबल बॉन्ड है, यानी इसमें कुल 8 कार्बन एटम है, 2 2 4 2 6 2 8। तो इस तरह से ये जुड़ जाता है, ये जुड़ा हुआ रहता है। ओके, और ये इस तरह का जो एग्जाम्पल जो है वो सिंपली किसमें से होता है, जैसे हमारे एक्टिनोसिन है, लेंथोसिन है। लेंथोसिन मतलब लेंथेनाइट के अगर मेटल लिए जाते हैं तो उसे लेंथेनोसिन कहते हैं, और एक्टिनाइट के लिए जाते हैं तो उसे एक्टिनोसिन कहते हैं। इस तरह से मेटेलोसिन, मेटल एंड कार्बन। तो यहाँ देखिए यूरेनोसिन लिया गया है चूँकि यूरेनियम लिया गया है, और यहाँ आपका डाई साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जो है ये मालिक्यूल जुड़ा हुआ है, और यहाँ है ई, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 8, तो इसलिए यहाँ क्या लगाया गया ईटा पावर 8, ईटा 8। तो इसलिए इस मालिक्यूल की जो हेप्टिसिटी होगी कितनी होगी 8 होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि हेप्टिसिटी के आधार पर किस तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया है, और इस बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है बहुत ही बेटर क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये IPAC नेम से भी जुड़ा हुआ है। ये क्लासिफिकेशन स्पेशली IPAC नेम से जुड़ा हुआ है, वो मेटेलोसिन के या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के। तो इसीलिए ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा फेवरेबल भी है, फेमिलियर भी है, और पॉपुलर भी है, या इम्पोर्टेंट भी है, हम जो भी कह सकते हैं। और इस तरह से अगर हम पॉलीहेप्टोलिगेंड की बात करें तो ये सब तो था कि पॉलीहेप्टो में, पॉलीहेप्टो का मतलब होगा कि कई हो जाए उसमें। तो पॉलीहेप्टोलिगेंड में है पर्टिकुलर हेप्टिसिटी इन वन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड while it may have different hapticity in some other organo compound। यानी कुछ में तो एक ही डिनोट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो हैं जिसमें कई हेप्टिसिटी डिनोट करते हैं, 1 भी करते हैं, 2 भी करते हैं, 3 भी करते हैं, 4 भी करते हैं, 5 भी करते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे पॉलीहेप्टोलिगेंड्स हैं। तो देयरफॉर व्हाइल स्पेसिफाइंग द हेप्टिसिटी ऑफ पर्टिकुलर लिगेंड, इसलिए जब हम उस पर्टिकुलर लिगेंड की हेप्टिसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके पहले हमें क्या करना होता है कि इट इज इसेंशियल टू मेंशन द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच दैट लिगेंड इज प्रेजेंट। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मेंशन करना होगा स्ट्रक्चर के फॉर्म में कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारा कौन सा है, और उस मेटल से कौन सा कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 ये किस टाइप से ये जो है जुड़ा हुआ है। तो उसी बेस पर उस मॉलिक्यूल के उस लिगेंड के हेप्टिसिटी को हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह से हेप्टिसिटी के आधार पर जो है मेटेलोसिन को एक्सप्लेन किया गया है उसके क्लासिफिकेशन के आधार पर। तो एक बार अगर हम इसके रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो ये देखते हैं कि जो मेटेलोसिन होता है हमारा, तो जैसे हमारा नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हो चाहे वो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हो। तो स्पेशली इसमें चूँकि जो है मेटल जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और रिंग जो है इलेक्ट्रॉन रिच होती है, यानी कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो जब कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो इसमें स्पेशली किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन होगा, वो जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो रिंग में अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो यहाँ पर जो है कई तरह के सब्स्टिट्यूशन हो जो है
क्रिएट हो सकते हैं इस मेटालोसिन के थ्रू, जिसमें हमारा नाइट्रेशन होता है, हेलोजिनेशन होता है और कार्बोक्सिलेशन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ तक कि जो मेटालोसिन है ये किस टाइप का रिएक्शन क्रिएट करता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या, जनरली अगर आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखा होगा तो ये एज ए एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये दो टाइप्स का होता है। कि एल्काइलेशन में क्या होता है कि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में और न्यूट्रल AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और टॉल्यूइन का फॉर्मेशन करता है, इसे हम एल्काइलेशन कहते हैं। सिंपली ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट के थ्रू डिस्कवर किया गया था, इसलिए उनके नाम पर इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। और एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइल हैलाइड लेते हैं, RCOCl लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराने के लिए, और सेम जो है कैटलिस्ट हमारा AlCl3 होता है, ये न्यूट्रल एक्टोफाइल है। और इस तरह से जब उनके बीच में सब्स्टिट्यूशन होता है तो एस्टोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। तो सेम इसी तरह से हमारा मेटालोसिन भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट इज गिवन बाय दिस मेटालोसिन टाइप ऑफ कंपाउंड। बहुत सारे नेम रिएक्शंस भी, जैसे विल्समेयर रिएक्शंस ये भी देता है, मैनिस कंडेंसेशन भी इसमें होता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है ये मॉलिक्यूल देता है। तो इसके रिएक्शंस, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।